दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मार्क्सवाद वाला हम 3 क्वेश्चन कराए और तीनों में से एक क्वेश्चन तो खैर फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मार्क्सवाद के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए, सारे सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है और इसके साथ साथ उन सिद्धांतों की आलोचना भी करना है कि वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। आपके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको बस क्लिक करना, आपका ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं दोस्तों इसके परिचय को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं में से एक है। ये जो मार्क्सवाद आप देखते हैं, मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद एक विचारधारा है। जैसे आपने फासीवाद पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे आपने नाजीवाद पढ़ा हो, चाहे आपने उदारवाद पढ़ा हो, चाहे आपने राष्ट्रवाद पढ़ा हो, चाहे आपने सामंतवाद पढ़ा हो, ये सब क्या है? सब विचारधाराएं हैं। उसी तरह से जो मार्क्सवाद है वो भी क्या है? एक विचारधारा है। कहा जा रहा है कि आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं में से एक है क्या? मार्क्सवाद। इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हैं। और इसके जो प्रवर्तक हैं, मतलब इसको जो पारित करने वाले लोग हैं, इसको जो बनाने वाले लोग हैं, वो कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त शोषण, असमानता और वर्ग भेद को समाप्त करके एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। कहा जा रहा है कि ये जो आप विचारधारा देख रहे हैं मार्क्सवाद, उसका उद्देश्य समाज में जो व्याप्त शोषण है, मतलब जो शोषण फैला हुआ है, जो असमानता फैला हुआ है, जो वर्ग भेद फैला हुआ है, उसको समाप्त करके समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। मार्क्सवाद का क्या है? ये उद्देश्य है। मार्क्स का मानना था कि समाज की सभी समस्याओं का मूल कारण आर्थिक असमानता और निजी संपत्ति है। मार्क्स ऐसा मानते थे कि जो समाज की सभी समस्याएं हैं वो किसके कारण है? जो आर्थिक असमानताएं, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो निजी संपत्ति है वही सब क्या है? समाज में फैली समस्याओं का कारण है। इसलिए उन्होंने ऐसा समाज बनाने की कल्पना की जहाँ ना कोई शोषक हो, ना कोई शोषित, और सभी लोगों को समान अवसर तथा सम्मान प्राप्त हो। मार्क्सवाद के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यद्यपि इसके अनेक सिद्धांतों की आलोचना भी है की गई है। ठीक है, सारे आलोचनाएं भी की गई हैं। क्या कहा गया कि इसके द्वारा इन्होंने क्या किया? एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ कोई शोषक ना हो, ना ही कोई शोषित हो, और सभी को क्या है? तो समान अवसर मिल सके, सभी को सम्मान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसे समाज की इन्होंने कल्पना की है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर मार्क्सवाद की परिभाषा को देख लेते हैं कि मार्क्सवाद का मतलब क्या है। परिभाषा को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो आर्थिक समानता, वर्ग संघर्ष, समाजवाद तथा अंततः वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना का समर्थन करती है। मतलब ये जो मार्क्सवाद है एक ऐसा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है जो आर्थिक समानता का बात करता है, वर्ग संघर्ष का बात करता है, मतलब वर्ग संघर्ष को खत्म करने का बात करता है, समाजवाद तथा अंततः वर्गहीन। और वर्ग विहीन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई भी वर्ग ना हो, सभी क्या है? बराबर हो, और शोषण मुक्त समाज की स्थापना का समर्थन करता है। इस तरह का एक विचारधारा है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा की, उसको समझते हैं। ठीक है, पहले है कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं उसको समझिए। मार्क्सवाद का उद्देश्य वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। जो मार्क्सवाद है, ये जो विचारधारा मार्क्सवाद, उसका उद्देश्य क्या है? कि दुनिया में क्या है? एक वर्ग विहीन समाज और शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जाए, जहाँ पर कोई भी ऊंच नीच, छोटा गरीब अमीर ऐसा कुछ ना हो, और कोई किसी का शोषण ना करे, ना ही कोई शोषण वर्ग हो, ना ही कोई शोषित वर्ग हो। ठीक है, इस तरह से समाज की स्थापना करना इसकी कल्पना है। मार्क्सवाद का उद्देश्य है, विचार है। दूसरे विद्वान वो है फ्रेडरिक एंगेल्स, और इन्हीं दोनों ने क्या किया? मार्क्सवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया है। फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं कि मार्क्सवाद समाज और इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित विचारधारा है। मार्क्सवाद क्या है? तो समाज और इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब इन्होंने समाज और इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और इसी पर आधारित एक विचारधारा है मार्क्सवाद। ठीक है, आगे दोस्तों हम यहाँ पर मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं कि मार्क्सवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं। मार्क्सवाद विचारधारा के बारे में आपने समझ लिया कि मार्क्सवाद चाहता क्या है। इसके कुछ सिद्धांत भी दिए गए। मार्क्सवाद ने बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो उन सभी सिद्धांतों को हम लोग देखते हैं। पहला जो सिद्धांत वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में, जिसका सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। और इसमें क्या क्या है उसको आप समझिए। मार्क्स का मानना था कि इतिहास का विकास महान व्यक्तियों, धर्म या फिर विचारों से नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों और उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तनों से होता है। ये चीज़ हम आपको वो वाले क्वेश्चन में बताए थे जब हम आपको जो मार्क्स वाला क्वेश्चन हम करवा रहे थे। ठीक है, कि मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की विवेचना करें। ये क्वेश्चन जब हम आपको करवाए हैं
उस टाइम आपको बताए थे कि मार्क्स किस तरह से सोच रखता है कि इतिहास का जो कह सकते हैं इतिहास जो बदलता है वो किस प्रकार से बदलता है, इतिहास के बदलने में कौन कौन से कारक काम करते हैं। जब आर्थिक व्यवस्था बदलती है तो समाज, राजनीति और संस्कृति भी बदल जाती है। जब आर्थिक व्यवस्था बदलता है, जैसे मान लीजिए एक गांव में पहले कृषि कार्य चलता था, अब वहाँ पर उद्योग लग गए, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगा, शिक्षा बढ़ गया, ठीक है, आमदनी बढ़ गया, शहर बसने लगे। इसके कारण क्या हो, समाज परिवर्तन हुआ, राजनीति बदला, और अगर समाज और राजनीति बदलता है उसके कारण इतिहास भी वहाँ का बदल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आर्थिक व्यवस्था बदलती है तो समाज, राजनीति और संस्कृति भी बदल जाती है। इसलिए आर्थिक आधार को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो आर्थिक आधार है इसी को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना गया है। मार्क्सवाद का जो दूसरा सिद्धांत है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये चीज़ भी हम आपको करा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ये भी हम करा चुके हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। इसमें मार्क्स कहता है कि मार्क्स के अनुसार संसार में कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। संसार में कोई व्यवस्था स्थायी नहीं है, प्रत्येक व्यवस्था में कुछ विरोधाभास उत्पन्न होते हैं जिनसे संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष नई व्यवस्था को जन्म देता है। इसमें यह कहा गया था कि जो समाज है वो हमेशा गतिशील रहता है, वो स्थिर नहीं हो सकता, और इसी तरह से जो समाज है वो परिवर्तन होता रहता है, इतिहास जो वो बदलता रहता है। उन्होंने परिवर्तन का आधार विचारों के बजाय भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों को माना। आखिरकार अगर बात करें तो परिवर्तन का जो कारक है वो हमेशा इसके विचार में जो भौतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वही होता है, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी क्या है, इसके द्वारा एक दिया गया सिद्धांत है। अगर जो सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया, मार्क्स के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि अब तक के समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन मैं आपको बता चुके हैं कि मार्क्स के द्वारा ये प्रसिद्ध कथन दिया गया कि अब तक के समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष हुआ है तभी जाकर के इतिहास बदला है, तभी जाकर के समस्त समाज का इतिहास बदला है। उनके अनुसार हर समाज में शोषक और शोषित वर्ग मौजूद रहे हैं, जैसे दास और स्वामी, सामंत और किसान, पूंजीपति और मजदूर। इन वर्गों के संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन आया है। और जो मार्क्स है वो इन्हीं के बारे में सोचते हैं कि जो वर्ग है वो इसी से बदलता है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला जो यहाँ पर सिद्धांत दिया गया मार्क्स के द्वारा, उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। चौथा जो यहाँ पर सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा वह अतिरिक्त मूल्य या फिर अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। इनके द्वारा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। समझते इसमें क्या कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार मजदूर अपने श्रम से जितना उत्पादन करता है, मतलब जितना वो अपने मेहनत से उत्पादन करता है, उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता। मतलब काम कौन करता है, जैसे उद्योग लगाया गया तो वहाँ पर काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहे हैं, फायदा किसको होता है, मालिक को होता है। तो ये बात कहा जा रहा है कि अतिरिक्त मूल्य, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा। मजदूर को कम मजदूरी देकर जो अतिरिक्त लाभ पूंजीपति अपने पास रखता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। मार्क्स ने इसे पूंजीवादी शोषण का मुख्य कारण माना, और मार्क्स का मानना है कि जब मेहनत मजदूर कर रहा है तो फिर फायदा ज़्यादा मालिक को कैसे हो सकता है, जो मेहनत कर रहा है फायदा उसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके द्वारा कहा जाता है, ये भी सिद्धांत दिया गया, इसके द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। पांचों जो सिद्धांत यहाँ पर हम देखते हैं जो मार्क्स के द्वारा दिया गया वो है पूंजीवाद की आलोचना। ये पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, जो मार्क्स है वो पूंजीवाद की आलोचना करता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार होता है। जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन क्या मतलब, जैसे कि इसके पास भूमि है, उसको जुताई करने के लिए जो ट्रैक्टर मशीन लगता है, जो काटने के लिए फसल मशीन लगता है, मजदूर लगता है, तब जाकर कोई चीज़ हमारे पास आता है खाने पीने के लिए, तो वही है आपका पूरा उत्पादन का साधन। तो मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार होता है। जो मजबूत लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं का उस पर अधिकार होता है। इससे पूंजीपति अधिक लाभ कमाते हैं और मजदूरों का शोषण होता है। परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो पूंजीवाद की आलोचना ये करते हैं, जो मार्क्स है वो पूंजीवाद की आलोचना करते हैं। छठा जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हैं वो है निजी संपत्ति का विरोध। जो मार्क्सवाद है या फिर जो कैसे जो मार्क्सवाद विचारधारा है वो निजी संपत्ति का विरोध करता है। ये भी इसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का विरोध किया। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का विरोध किया है। उनका मानना था कि निजी संपत्ति ही शोषण और असमानता का मुख्य कारण है। इसलिए उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज या फिर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जो उत्पादन का प्रमुख साधन है उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, समाज या फिर सरकार का, समाज या फिर राज्य का, ताकि सभी लोगों को समान लाभ मिल सके। तो जो उत्पादन या फिर जो निजी संपत्ति उसका अधिकार समाज या फिर राज्य के पास होना चाहिए, तब जाकर सभी को बराबर बराबर चीजें मिल सकती हैं। सातवां जो सिद्धांत है वह है सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत। सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत ये क्या है, मार्क्सवाद का एक सिद्धांत है। मार्क्स का विश्वास था कि जब मजदूरों का शोषण बहुत अधिक बढ़ जाएगा
तब वे संगठित होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करेंगे। इसको बोलते हैं सर्वहारा क्रांति। ठीक है, इस क्रांति से पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। ये जो प्रक्रिया है, ये जो सोच है मार्क्सवाद का, इसमें ये कहा जाता है कि जो पूंजीवाद जिसका शोषण आज हो रहा है मजदूरों का, जो पूंजीपति क्या है, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मजदूर वर्ग मिल करके संगठित होकर के क्रांति करेंगे और उसके बाद जो पूंजीपति उसको भगा देंगे और यहाँ पर समाजवाद की स्थापना की जाएगी। इसको बोलते हैं सर्वहारा क्रांति का सिद्धांत। यही जो मार्क्सवाद है वो विचारधारा में बताया गया है। अगला जो इसका सिद्धांत है वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, क्रांति के बाद कुछ समय तक मजदूर वर्ग के शासन की आवश्यकता होगी। जब क्रांति होगा उसके बाद कुछ समय तक मजदूर वर्ग के शासन की आवश्यकता होगी। मार्क्स ने इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहा। इसका उद्देश्य पुराने शोषक वर्ग के प्रभाव को समाप्त करना और समाजवादी व्यवस्था को मजबूत बनाना है, ताकि जो मजदूर वर्ग है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने क्रांति करके शासन व्यवस्था को बदला है, तो कुछ समय तक मजदूरों को शासन करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर क्या होगा, समाज में समानता आएगा। और यह बात इसके द्वारा कहा गई है। इसका अगला सिद्धांत है, अगला जो यहाँ पर सिद्धांत हम लोग देखते हैं मार्क्सवाद का, वो है समाजवाद की स्थापना। समाजवाद की स्थापना, मार्क्स के अनुसार क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। क्रांति के बाद क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था का स्थापना होगा। मतलब जैसे जहाँ पर सभी लोग बराबर होते हैं, जहाँ पर क्या है तो सभी लोग बराबर होते हैं, सभी को समान अधिकार दिया जाता है, निजी संपत्ति से कोई चीज़ नहीं होता। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज या फिर राज्य का नियंत्रण होगा और संसाधनों का उपयोग पूरे समाज के हित में किया जाएगा। इससे आर्थिक असमानता कम होगी। मार्क्स का यह भी कहना है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए करना चाहिए। मतलब जो गरीब लोग हैं उसके मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। और ये कब होगा, जब उसका जो नियंत्रण होगा वो समाज के पास होगा या फिर राज्य के पास होगा। अगला जो यहाँ पर सिद्धांत हम लोग देखते हुए वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। ये भी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये भी मार्क्सवाद के द्वारा ही दिया गया है। जो मार्क्सवाद विचारधारा है इसी में ये बात कहा गया है कि एक न एक दिन क्या होगा, ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज आएगा। मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जहाँ ना कोई गरीब अमीर का भेद हो, ना शोषण हो और ना ही राज्य की आवश्यकता हो। जब सभी लोग समान होंगे और किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा तब राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। राज्य के समाप्त होने की कल्पना ये करता है जो मार्क्सवाद विचारधारा है कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब राज्य जैसा कोई चीज़ नहीं रहेगा, राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे, कोई शोषण किसी का नहीं करेगा और सभी लोग समान होंगे, सभी लोग में संसाधनों का वितरण समान रहेगा। ठीक है, 11 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं जो सिद्धांत है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकता। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों की समस्याएं केवल एक देश तक सीमित नहीं है, इसलिए विश्व के सभी मजदूरों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनका प्रसिद्ध नारा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एकता के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, इसका एक सिद्धांत दिया गया मार्क्सवाद के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं वो है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक और आर्थिक समानता, मार्क्सवाद समाज में सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान देने का समर्थन करता है। ये जो विचारधारा है मार्क्सवाद, ये समाज में जितने भी लोग हैं सभी को समान अवसर देने की बात करता है और सभी को सम्मान देने का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, शोषण और आर्थिक असमानता को समाप्त करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। तो ये सब क्या है, सब इसके सिद्धांत है। ठीक है, जो मार्क्सवाद के द्वारा सिद्धांत दिए गए। मार्क्सवाद में विचार क्या क्या होते हैं, मार्क्सवाद किस तरह से सोच रखता है, किस तरह का विचारधारा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। आगे दोस्तों जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो हम लोग इसकी आलोचना भी देख लेते हैं। जो भी इसके द्वारा सिद्धांत दिया गया इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। ठीक है, तो जो पहला आलोचना वो है आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक बल। ये जो मार्क्सवाद है वो आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक बल देता है कि इतिहास जो है या फिर जो समाज है वो कैसे बदलता है, आर्थिक चीज़ों से बदलता है, आर्थिक व्यवस्था के कारण बदलता है, या फिर जो उत्पादन के साधन है उसके परिवर्तन के कारण इतिहास बदलता है, समाज बदलता है, जबकि सिर्फ आर्थिक पक्ष ही कारगर नहीं होता। मार्क्स ने समाज के लगभग सभी परिवर्तनों का कारण आर्थिक परिस्थितियों को माना, जबकि धर्म, संस्कृति, शिक्षा, नैतिकता और राजनीति भी समाज को प्रभावित करते हैं। तो ये सब भी कारक है जो समाज को प्रभावित करते हैं या फिर इतिहास को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आलोचना है वो है वर्ग संघर्ष को अधिक महत्व। इन्होंने वर्ग संघर्ष को अधिक महत्व दिया कि वर्ग संघर्ष होगा ही होगा और इसी कारण इतिहास बदलता है, इसी कारण जो समाज की व्यवस्था वो बदलती है। मार्क्स ने हर परिवर्तन का आधार वर्ग संघर्ष को माना, जबकि कई देशों में सामाजिक परिवर्तन लोकतांत्रिक सुधारों, शिक्षा और कानून के माध्यम से भी हुए हैं। तो ये भी इसकी एक आलोचना है। अगला जो आलोचना वो है निजी संपत्ति का पूर्ण विरोध उचित नहीं।
वो पूरी तरीके से निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। कहते हैं कि निजी संपत्ति या तो राज्य के हाथ में होना चाहिए या फिर समाज के हाथ में होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो जिन भी लोगों को जरूरत पड़ेगा उसका वहाँ पर वितरण किया जा सके। तो निजी संपत्ति का ये पूर्ण विरोध करते हैं, जो उचित नहीं है। निजी संपत्ति लोगों को मेहनत, नवाचार और निवेश के लिए प्रेरित करती है। इसका पूर्ण विरोध व्यवहारिक नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि अगर निजी संपत्ति का बात नहीं रहेगा तो लोग मेहनत क्यों करेंगे? जो गरीब है उसको अमीर लोग पैसा दे देगा तो फिर क्यों मेहनत करेंगे लोग? ये भी उचित नहीं माना गया। चौथा जो आलोचना है वो है सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी पूरी तरह सही नहीं हुई। सर्वहारा क्रांति, इन्होंने कहा था कि राज्य जैसा कोई चीज होगा ही नहीं। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो एक दिन पूंजीपति पर शासन कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मार्क्स ने जिन विकसित पूंजीपति देशों में मजदूर क्रांति की संभावना जताई थी, वहां व्यापक क्रांति नहीं हुई। इसके बजाय कई देशों ने श्रमिकों के हित में सुधार किए। तो ये जो सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। पांचों जो इसका आलोचना है वो है राज्यविहीन समाज की कल्पना अव्यवहारिक। इन्होंने क्या कहा है कि राज्य नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब राज्य जैसा कोई चीज होगा ही नहीं। ठीक है, सभी लोग समान रूप से रहेंगे, सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी को क्या है, समान संपत्ति दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि आज तक ऐसा कोई देश नहीं बना जहां राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो, इसलिए इस विचार को व्यवहार में लागू करना कठिन माना जाता है। अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं बना जहां पर राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया, मतलब जो देश की सीमाएं या फिर जो देश है वो खत्म हो चुका है। हालांकि सरकार बदलता है, सरकार बदलती रहती है, या फिर जो व्यवस्थाएं वो बदलती रहती है, पर राज्य कभी खत्म नहीं होता। आगे जो पॉइंट लिखा है वो है फिर भी मार्क्सवाद का महत्व है। आज भी मार्क्सवाद का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। इन आलोचनाओं के बावजूद मार्क्सवाद ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। आज भी इसके अनेक विचार सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो आज भी क्या है, तो जो मार्क्सवाद है उसके विचारों का महत्व माना जाता है। एक छोटा सा दोस्तों आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मार्क्सवाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसने आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के शोषण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को दुनिया के सामने रखा। यद्यपि इसके कुछ सिद्धांत व्यवहार में पूरी तरह सफल नहीं हुए, फिर भी सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक अधिकारों के क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मार्क्सवाद का अध्ययन आज भी राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और आराम से आप सारे क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर 10 में। और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।